हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 12th बोर्ड परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स का आयोजन इस चैनल के माध्यम से हो रहा है। 12वीं कक्षा के लिए क्रैश कोर्स गणित की एनसीईआरटी बुक को आधार मानकर डिजाइन किया गया है। ये दोनों भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में उपयोगी है और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ाया जाएगा, तो दोनों भाषाओं के विद्यार्थी, दोनों लैंग्वेज के विद्यार्थी आराम से समझ पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, ये जो क्रैश कोर्स है वो सीबीएसई बोर्ड के लिए, आईसीएसई बोर्ड के लिए और राजस्थान बोर्ड अर्थात आरबीएसई, इसके साथ साथ ये सभी स्टेट बोर्ड जिसमें एनसीईआरटी की बुक ज्यादातर चलती है उसको आधार मानकर डिजाइन किया गया है। तो ये बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तो संजीवनी बूटी साबित होगा ही, इसके साथ साथ ये 11वीं की परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 11वीं के बच्चों को एडवांस में 12वीं के कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए हमने एक स्पेशल पैकेज तैयार किया है। इसके साथ साथ हम प्रतियोगी परीक्षाओं को भी ध्यान में रखते हुए इसमें कंसेप्ट का मिश्रण किया गया है। तो 11वीं और 12वीं कक्षा के अतिरिक्त प्रतियोगी परीक्षा जैसे जेईई मेन, जेईई एडवांस, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स एवं टीचर बनने के लिए आने वाली प्रतियोगी परीक्षा जैसे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के द्वितीय अर्थात सेकंड पेपर में गणित जो इस सेगमेंट की आएगी उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। इस क्रैश कोर्स में एक और लेक्चर ऐड करने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, दोस्तों, आप सबसे पहले इस लेक्चर को एक बार दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि हम क्लास को शुरू कर सके। तो एक बार शेयर कर दीजिए और आप कमेंट के माध्यम से ये बता दीजिए कि आवाज प्रॉपर आ रही है या नहीं, तो ओके लिख दीजिएगा ताकि मैं आज की क्लास को शुरू कर पाऊं। तो ठीक है, सबको आवाज प्रॉपरली आ रही है, आपके कमेंट के माध्यम से मैं जान भी पा रहा हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम करते हैं शुरू। अब हम गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये इस चैप्टर का नाम ही बता रहा है कि सदिश अर्थात सही डायरेक्शन, सही दिशा की ये ज्ञान देगा। ये सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा बोर्ड परीक्षाओं के लिए तो बहुत उपयोगी है, उसके साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसका अच्छा खासा अंक भार रहता है। बोर्ड परीक्षा में सदिश का बहुत हाई वेटेज रहता है। तो सदिश हमें पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सदिश को मैं डिफरेंट भागों में पढ़ाऊंगा। जैसे हम एनसीईआरटी की 10.1 एक्सरसाइज को पहले कंप्लीट करेंगे। 10.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को डील करने से पहले मैं आपको उसके बारे में बेसिक पढ़ाऊंगा ताकि बेसिक जानकारी के बाद आप उन क्वेश्चनों को आराम से डील कर पाए। सबसे पहले 10.1 शुरू करने से पहले मैं आप सभी को, विद्यार्थियों को मोटिवेट करने के लिए 2 लाइन से इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूं अर्थात 10.1 की शुरुआत कर रहा हूं कि परीक्षा तो एक खेल है, परीक्षा तो एक खेल है, तू इसे खेल तो सही। परीक्षा तो एक खेल है, तू इसे खेल तो सही। जीत तेरी तय है, जीत तेरी तय है, तू कुछ मुश्किलों को झेल तो सही। जीत तेरी तय है, तो कुछ मुश्किलों को झेल तो सही। दोस्तों, अब हम 10.1 एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करते हैं। 10.1 एक्सरसाइज में मैं आपको बता दूं कि 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, 2 प्रकार के क्वेश्चंस 10.1 एक्सरसाइज में है। तो 10.1 एक्सरसाइज के अंदर जो 2 टाइप के क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं? टाइप 1 क्वेश्चन है जिसमें अपने को सदिश राशियों को पहचानना है अर्थात राशियों को पहचानना है। तो 10.1 एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। 10.1 एक्सरसाइज 10.1 एक्सरसाइज में 2 टाइप के प्रश्न हैं। टाइप 1 प्रश्न अर्थात पहले प्रकार के प्रश्न है जिसमें को राशियों को पहचानना है कि वो राशि सदिश राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है। इन दोनों राशियों को पहचानना है कि भाई वो सदिश राशि है या अदिश राशि है। सदिश राशि को इंग्लिश में वेक्टर कहा जाता है और अदिश को स्केलर कहा जाता है।
स्केलर कहा जाता है क्वांटिटी। क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? टाइप 2 प्रकार के प्रश्न है जिसको यहाँ पर डील करेंगे, वो है टाइप 2, जिसमें अपने को सदिशों के प्रकार को पहचानना है। सदिशों के प्रकार को पहचानना है। प्रकार यानी टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर हमको सदिश के प्रकार को पहचानना है। वैसे देखा जाए तो सदिश के प्रकार के 10.2 में क्वेश्चंस है, 10.1 में ज्यादा सिर्फ पहचानने का एक क्वेश्चन है, लेकिन हम 10.2 के उन तथ्यों को भी पढ़ लेंगे जिनको 10.1 पढ़ने से पहले हमें जानना जरूरी है, जैसे पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश, परिमाण और दिशा। तो हम सबसे पहले सदिश राशियों और अदिश राशियों का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, अर्थात दोनों का क्या डिफरेंस है, क्या क्या उदाहरण है, उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो पहले अपन इसको डील करेंगे ताकि उसी से चैप्टर की शुरुआत होगी। तो अपन टाइप 1 प्रकार के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो पहले टाइप 1 10.1 सदिश बीज गणित को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूं दोस्तों कि सदिश या भौतिक राशियां से स्टार्ट करता हूं। भौतिक राशियां जिसको अंग्रेजी में फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। वी कैन राइट फिजिकल क्वांटिटीज ऑल्सो, भौतिक राशियां। जैसे कि सदिश में देखा जाता है, सदिश बीजगणित में देखा जाता है कि भौतिक राशियां वैसे तो 3 प्रकार की होती है, सदिश राशियां, अदिश राशियां और प्रदिश राशियां। लेकिन 12th एनसीईआरटी के अनुसार प्रदिश राशियां आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। टेंसर क्वांटिटीज जो है, प्रदिश राशियां जो है वो आपके कोर्स में नहीं है, पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ 2 राशियों यानी वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी अर्थात सदिश राशियां और अदिश राशियों की आपको जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे अदिश राशियों की। अदिश राशियां भाई, अदिश राशियां होती क्या है? ऐसी राशियां, अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटीज होती क्या है? स्केलर क्वांटिटीज होती क्या है? ऐसी राशियां जिनमें सिर्फ परिमाण होता है। ऐसी राशियां जिसमें सिर्फ परिमाण होता है। परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड होता है, अर्थात डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती। अदिश राशियों में सिर्फ परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड होता है। परिमाण एक इकाई लंबाई होती है, अर्थात एक दूरी होती है, या फिर एक जो मात्रा होती है परिमाण, अर्थात कोई दिशा का ज्ञान तो नहीं होता, लेकिन इसमें सिर्फ वो चीज बताई जाती है कि 5 यूनिट इकाई है या 5 इकाई है या फिर 6 इकाई का है, उसकी लेंथ एक तरह से बताई जाती है। जैसे मैं साइड में परिमाण की थोड़ी जानकारी दूं, वैसे तो मैं सेपरेट परिमाण को लेने वाला हूं अभी, लेकिन फिर भी मैं कहूं कि ये रेखा है, इस रेखा को, ये रेखा L है, इस रेखा को यहां 2 पॉइंट कर दूं तो ये AB एक बन गया, उसको रेखाखंड कहते हैं। और मान लो इसके दिशा लगा दी तो सदिश हो गया, लेकिन ये जो AB की लेंथ है, ये लेंथ, ये परिमाण कहलाती है इसका। मान लो AB जो भी लेंथ है, A लेंथ है, तो ये परिमाण कहलाती है। अर्थात परिमाण एक लंबाई या वी कैन से द मैग्नीट्यूड होता है, और अपन मैग्नीट्यूड परिमाण को ही सिर्फ अदिश राशियां बताता है। क्या अदिश राशियों की वर्गीकरण करने के लिए क्या रटना पड़ेगा कि कौन कौन सी राशि अदिश राशि है? रटने की कोई जरूरत नहीं है। वो राशियां जिनमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण ही होता है, वो अदिश राशियां कहलाती है। अब उनको जाने कैसे, तो एक छोटी सी कहानी से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों, जब मैं अभी कुछ दिनों पहले दीपावली को घर गया था, तो घर पर आपको पता है कि दीपावली के दिन आराम से एक दूसरे के घर जाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो मैं अपने ताऊजी के पास बैठा हुआ था। ताऊजी ने मुझे बताया कि और कैसा चल रहा है, तो मैंने कहा कि ठीक चल रहा है, आप बताइए आपका कैसा चल रहा है। तो ताऊजी ने मुझे बताया कि ठीक चल रहा है।
तभी ताऊ जी अचानक चिंता में आ गए। मैंने कहा क्या हुआ ताऊ जी, इतने चिंता में हो आप? तो उन्होंने बताया कि यार क्या करें, देखो अभी फसल खेत में काट तो ली गई है लेकिन खेत में ही पड़ी है और बादल घने बादल छा रहे हैं, तो इससे चिंता हो रही है। तो मैंने कहा कि इससे चिंता की क्या बात है? तो बोला कि बारिश हो सकती है ना, बारिश हो गई तो हमें जो फसल काट ली गई है, नहीं काटते तो और भी नुकसान कम है, लेकिन काट लेने के पश्चात बड़ा नुकसान है। तो उसी को देखकर मैंने ट्रिक बनाई है। तो मैंने उन चिंता को, ताऊजी की उस चिंता को अदिश राशियों की ट्रिक के रूप में उपयोग किया है। वो है कि आकाश पर घनी चादर, आकाश पर घनी चादर, पर घनी चादर। अब ये आकाश में आकाश है वो आता है, मैं हिंदी का यहाँ उपयोग नहीं कर रहा हूं, हिंदी का शुद्ध हिंदी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इससे का मुझे काम है। तो मैं आकाश को वैसे लिख रहा हूं जैसे मुझे काम है, अर्थात मैं एक ट्रिक बना रहा हूं। आकाश पर घनी चादर, चादर माको ताऊ दुविधा में, माको ताऊ दुविधा में, ताऊ दुविधा में, द्विधा में है, मैं है, माको ताऊ दुविधा में है। तो दोस्तों ये ट्रिक आपके सामने जो है ये है अदिश राशियों की। आकाश पर घनी चादर, माको ताऊ दुविधा में। माको एक मारवाड़ी वर्ड है जिससे हमारा को कहा जाता है। तो यहां पर मैं आपको बात करूं तो ये ट्रिक में आ है जो आयतन को बताता है। अब आप जानते हो कि आयतन अदिश राशि है, तो इससे एक यूनिट कम मल्टीप्लाई जो होता है वो क्षेत्रफल होता है। तो आयतन के साथ अपन क्षेत्रफल को भी शामिल कर ले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, अर्थात आयतन व क्षेत्रफल दोनों अदिश राशियां हैं। का मतलब कार्य, कार्य अदिश राशि है। कार्य सेप और समय, सेप और समय अर्थात टाइम, टाइम ये टाइम कहा जाता है इसको, इसको एरिया कहा जाता है, एरिया। कार्य को वर्क कहा जाता है, ये वर्क कहा जाता है। इस प्रकार से मैं दोनों लैंग्वेज में लिख रहा हूं। पर मतलब परिमाण होता है, परिमाण, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है। घनी मतलब घनत्व, यहां पर मैं लिख सकता हूं घनत्व, डेंसिटी, घनत्व, डेंसिटी कहा जाता है इसको, डेंसिटी कहा जाता है, डेंसिटी कहा जाता है। चादर में चाफ और चाल, चाल यानी स्पीड को कहा जाता है, स्पीड, ये भी एक अदिश राशि है। ये सभी मैं 15-16 राशियां से याद करवा दूंगा आपको। आकाश पर घनी चादर, माको ताऊ द्विधा में। दर मतलब द्रव्यमान होता है, दर मतलब द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है। और मा मतलब मात्रा होती है, मात्रा, माप और मात्रा अर्थात क्वांटिटी, मात्रा को कहते हैं। कोफ और कोण होता है, कोण, एंगल, कोण, कोण एंगल होता है, एंगल, एंगल, ओके। ता मतलब ताप होता है, ता का मतलब ताप होता है, टेम्परेचर, वी कैन से टेम्परेचर, TEMP शॉर्ट में हम राइटिंग। ऊ मतलब ऊर्जा, ये ऊर्जा यानी एनर्जी, आई एम टेकिंग एनी एनर्जी, आई कैन टेक विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यू नो। दू फॉर दुविधा में जब मैं बात करूं कि दू का मतलब होता है दूरी, डिस्टेंस, दूरी भी आपको पता है, डिस्टेंस आपको पता है कि ये अदिश राशि है। यदि आपको ये मेरी लाइन पूरी ट्रिक याद है तो एनसीईआरटी का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएगा। वी फॉर विद्युत ऊर्जा वी कैन से, दा फॉर दाब, दाब यानी प्रेशर, प्रेशर होता है, प्रेशर, ये प्रेशर वी कैन राइट। वी फॉर विद्युत ऊर्जा भी लिख सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं यहां पर बताना चाहूंगा, वी फॉर विद्युत धारा भी लिखा जा सकता है। वैसे देखा जाए तो विद्युत धारा प्रदिश राशि है, प्रदिश राशि है, टेंसर क्वांटिटी है। लेकिन अपने पाठ्यक्रम में सिर्फ अदिश और सदिश दो ही प्रकार की राशियां हैं। तो विद्युत धारा को, उसमें दिशा तो होती है सर विद्युत धारा में, तो आपने सदिश क्यों नहीं माना? अदिश इसलिए माना कि वो सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। सदिश योग के कुछ नियम है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, उसका पालन नहीं करती, इसलिए विद्युत धारा को अदिश राशि कह दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो इस प्रकार से
मैं कहना चाहूं आयतन, क्षेत्रफल, कार्य, समय, परिमाण, घनत्व, चाल, मात्रा, द्रव्यमान, कोण, ताप, ऊर्जा, दूरी, दाब इत्यादि अदिश राशियां हैं। तो आपको जो भी पूछे कि बताइए कि 45 डिग्री कौन है, कौन सी राशि है, मात्रा कौन सी राशि है, पूछ ले कि 5 मीटर क्यूब आयतन है तो बताइए क्या है, तो ये सब अदिश राशियां हैं। तो अदिश राशियों की चर्चा यहाँ पर खत्म होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। और अब मैं आपको आगे दूसरी टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, सेकंड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में चलते हैं कि भाई भौतिक राशियों में दूसरी भौतिक राशि क्या है। दूसरी भौतिक राशि के बारे में बात करूं, ये फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटीज एक ही बात है, बहुवचन एकवचन अर्थात प्लूरल सिंगुलर का फर्क है। तो टॉपिक आपको समझ आए इसलिए मैंने उस हिसाब से आपके लिखा है। बी दूसरी है सदिश राशि। सदिश राशि या सदिश राशियां, सदिश राशियां। अब सदिश को अंग्रेजी में वेक्टर कहा जाता है। चैप्टर का असली स्टार्ट ये है, अर्थात चैप्टर का नाम वेक्टर है। तो वे राशियां जिनमें परिमाण तो होता ही है, परिमाण अर्थात जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है, मैग्नीट्यूड तो नो डाउट होता है क्योंकि मैग्नीट्यूड अदिश राशियों में भी होता था, परंतु इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, एक डायरेक्शन भी आ जाता है, डायरेक्शन भी आ जाता है। अर्थात ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी इंक्लूड हो जाती है उन्हें अपन कह सकते हैं सदिश राशि। अब सदिश राशि में अपन परिमाण के लिए भी जानकारी प्राप्त करेंगे थोड़ी देर बाद, दिशा की भी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि भाई सदिश राशियां कौन कौन सी होती है। 10.1 में क्वेश्चन है कि निम्न में से सदिश व अदिश राशियों को पहचानिए। 10.1 एक्सरसाइज का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन इसी पे बेस है। तो अब मैं इसकी भी ट्रिक बनाई थी। जैसे बच्चे क्लास में बैठे रहते हैं तो उनको टीचर का बड़ा संकोच आता है, तो मैंने विद्यार्थी का नाम बल रखा है। और विद्यार्थी जब लड़का क्लास में बैठा रहता है, कोई मैडम पढ़ाने आ जाए तो बड़ी दिक्कत होती है उसे प्रश्न पूछने में। तो मैंने यहाँ पर मैडम का नाम विश्वत रेखा रखा है और बच्चे का नाम बल रखा है। तो बल को भारी विश्वत रेखा से भाई इसको ऐसे ना माने कि विश्वत रेखा तो मैडम को माना, भारी क्या लिखा है। तो सिर्फ ये एक याद करने की ट्रिक है। बल को भारी विश्वत रेखा से संकोच आता है। इसमें बल को भारी विश्वत रेखा से संकोच आता है, या यूं मान लो कि बल को अपना फोर्स है उसको विश्वत रेखा से संकोच आता है, अर्थात वो सोचता है कि विश्वत रेखा पे तो कैसे ही जाऊं। तो उस हिसाब से भी आप ले सकते हैं। यहां बल का मतलब बल है, बल। भारी मतलब भार है, बार। को मतलब यहां पर कोणीय संवेग है, कोणीय वेग लिख सकते हैं, कोणीय वेग या कोणीय संवेग दोनों लिख सकते हैं, कोणीय वेग या कोणीय संवेग। वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। बल मतलब फोर्स। भार मतलब वेट, वी कैन से वेट। V फॉर विस्थापन भी सदिश राशि है। इसके पश्चात यहां पर वह वेग को कह सकते हैं, वेग को कहते हैं वेग। ये पूरे विश्व का विस्थापन लिख दिया, वेग को वेग कहा जाता है, वेलोसिटी कहा जाता है, वेलोसिटी। ये भी सदिश राशि है। टेप और त्वरण जो एक्सेलरेशन होता है वो भी सदिश राशि है। इसके पश्चात सम मतलब संवेग, मोमेंटम जो होता है वो भी सदिश राशि है। इसके पश्चात ये कोणीय वेग, कोणीय संवेग दोनों ले लिया तो अपन को छोड़ सकते हैं, नहीं तो एक ले सकते हैं। चेप और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है। अब इनके अलावा जैसे चुंबकीय क्षेत्र आ गया तो विद्युत क्षेत्र अंडरस्टैंड है कि साथ में आ जाता है। मतलब आवेग होता है। तो कहने का मतलब बल, भार, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग,
चुंबकीय क्षेत्र, आवेग, ये सभी चीजें अपन इसकी में से कोई भी आपको इससे बाहर कम मिलता है। तो ये सदिश राशि के बारे में मैंने सदिश राशियों को पृथक करने की बातें कही हैं। इससे आपके एनसीईआरटी के सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब यही उठाकर पूछा गया है, बताइए त्वरण क्या है, या 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कौन सी राशि है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है, अतः तो वो सदिश राशि है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और इसमें और भी चीजें अपन इंक्लूड करना चाहें, मतलब और भी चीजें हैं इसमें बहुत, जैसे रेप और रेडियो धर्मिता भी कहते हैं, रेडियो धर्मिता, भाई बहुत सी चीजें हैं, और भी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं जो बच गई है, उनसे बहुत सी चीजें अपन इंक्लूड किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, मैं इसके आगे लेता हूं, दोनों प्रकार की राशियों को मैंने बता दिया, अर्थात ये टाइप 1 प्रकार के प्रश्न है। मैंने कहा था कि 10.1 एक्सरसाइज में 2 टाइप के प्रश्न है, एक तो सदिश और अदिश राशियों को पहचानना, तो वो कंप्लीट हुआ। अब दूसरा है कि सदिशों के प्रकार को पहचानना। सदिशों के प्रकार पर आगे 10.2 में बहुत सारे प्रश्न है, लेकिन सदिशों को पहचानना को डील करने से पहले मुझे थोड़ी पोजीशन वेक्टर अर्थात स्थिति सदिश, परिमाण अर्थात दिशा एवं कुछ बेसिक जानकारियां देनी पड़ेगी, जिससे कि आप सदिशों के प्रकार को समझ सको। पोजीशन वेक्टर, परिमाण और दिशा के सवाल 10.2 में है, तो मैं कोई बात नहीं 10.2 के कुछ सवाल यहां पर सरल करवा दूंगा, है ना। 10.1 वैसे ही छोटी प्रश्नावली है, तो 10.2 के कुछ सवाल यहां करवा दूंगा, और 10.2 में तो सारे इनके अलावा सभी प्रश्न हो ही जाने वाले हैं। तो देखिए, मैं आपको नया टॉपिक लेता हूं, स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर कैसे पढ़ते हैं। तो ये भौतिक राशियों वाला खत्म हुआ है, पूरा भौतिक राशियों वाला पूरा टॉपिक खत्म हुआ है दोस्तों। अब अपन चलते हैं आगे स्थिति सदिश पर। देखिए, स्थिति सदिश टॉपिक को पढ़ने के लिए मैं हेडिंग डाल देता हूं यहां पर दोस्तों, स्थिति सदिश, स्थिति सदिश अंग्रेजी में इसको कहा जाता है पोजीशन वेक्टर, देखिए, स्थिति सदिश को मैं बड़े ध्यान से आप समझना इसको। देखिए, हम सदिश में ये कल्पना करते हैं, 3D प्लेन की कल्पना करते हैं, अर्थात मैं 3D प्लेन ले लेता हूं, ये कोई एक एक्सिस है, ये कोई दूसरी एक्सिस है, और ये कोई तीसरी एक्सिस है। ऑल 3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी ये सभी जो मैंने 3 अक्ष ली है, वो तीनों ही एक दूसरे के लंबवत है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आप जानते हो एक दूसरे के लंबवत है। इसको मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूं, इसको वाई एक्सिस ले लेता हूं, इसको जेड एक्सिस ले लेता हूं। आप किसी को कोई सा भी एक्स लिया जा सकता है, मैं एनसीईआरटी के कन्वेंशन को ले रहा हूं। और यहां पर 2 एक्सिस तो है, एक आपकी तरफ ऐसे आती हुई है या उधर जाती हुई है माइनस में, अर्थात ये इधर है 3D में, इसको बोर्ड पर तो 2D प्लेन पर इसी प्रकार से दर्शाया जाता है। अब देखिए, यहां पर एक बिंदु ले लेते हैं, मान लो ये बिंदु यहां पर ले लिया, इस बिंदु का नाम मैंने P रख दिया, जो x, y, z 3 कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये z कोऑर्डिनेट, इनको मैंने P बिंदु ले लिया, अर्थात मैं P का स्थिति सदिश निकालना चाहता हूं। स्थिति सदिश के लिए सदैव मूल बिंदु से निकाला जाता है। मूल बिंदु वो 3D में है, तो मूल बिंदु को O को भी 0,0,0 ले लेते हैं। स्थिति सदिश निकालने के लिए OP वेक्टर यानी P का स्थिति सदिश कहलाएगा, तो मैं इस रेखा को इस बिंदु से मिला देता हूं, इस रेखा को इस बिंदु से मिला दिया मैंने। अब मैं कहूं कि P का स्थिति सदिश होता है, P का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर ऑफ P, इट इज नोन एज OP वेक्टर, वी कैन राइट एज ए OP वेक्टर। जो P का स्थिति सदिश है, अपन इसको OP वेक्टर की सहायता से लिख सकते हैं। और यहां पर OP वेक्टर निकालूं तो मैं आपको बताऊं कि P का O के सापेक्ष जो स्थिति है, जो पोजीशन है, वो स्थिति सदिश को बताता है। और यहां पर इसको मैं मिलाऊं तो ये डिस्टेंस है आपके y एक्स से दूरी, ये है z एक्स से दूरी, और ये कहीं है आपके हम कह सकते हैं सीधी रेखा की कल्पना की जाए
तो ये है एक्स अक्ष से दूरी। ये यहां पर हम बात करेंगे कि ओ के सापेक्ष, तो हम यहां पर दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। कैसे? दूरी सूत्र होता है, आपको याद हो कि आपने 10th क्लास में भी दूरी सूत्र पढ़ा है और 11th क्लास में भी दूरी सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है। उसके अनुसार तीन बिंदु x1 y1 z1 x2 y2 z2 से दूरी के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से पढ़ा था। लेकिन यहां पर दूरी जब हम पता करते हैं, दूरी तो परिमाण को बताता है, हमें सिर्फ पहले चीजें चाहिए। अब मैं यहां पर और आपको चीज बताऊं, आई यहां पर तीन इंट्रोडक्शन देना चाहूं, आई कैप, जे कैप, के कैप। अभी दूरी सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं जो मैंने अभी अभी बताया। आई कैप, आई कैप क्या है? ये अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश है। इकाई सदिश या मात्रक सदिश, इकाई सदिश भी कहते हैं, मात्रक सदिश। सर ये मात्रक सदिश क्या होता है? तो मात्रक सदिश, अभी सदिशों के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे तो वो मात्रक सदिश बताएंगे। यहां पर y अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश। The unit vector in the direction of y-axis, unit vector in the direction of x-axis, it is known as I cap. Now we are introducing k cap. z अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश। तो ये बताता है कि इनकी दिशा में मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश में आपको मैं एक बात बता दूं, ये केप को आई वेक्टर लिख दूं तो भी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि आई वेक्टर आई कैप अलग अलग बातें हैं, लेकिन इनका परिमाण एक होता है। तो उसमें कभी भी कोई भी वेक्टर ए वेक्टर है, उसका परिमाण एक है, तो ए कैप और ए वेक्टर बराबर ही बात है। इसकी आपको जानकारी मिलेगी मात्रक सदिश के प्रकार में, तो थोड़ा इस पर अभी देरी बनाए रखें। तो इतनी सी कन्वेंशन को यहां पर यूज करते हैं। देखिए x2 माइनस x1, तो यहां लिख सकता हूं x माइनस 0 आई कैप, अर्थात ये आई कैप की दिशा में है। फिर y की दिशा में, y अक्ष की दिशा में y माइनस 0, y की दिशा में जो मात्रक सदिश है वो जे कैप प्लस z माइनस 0, इसी प्रकार z माइनस 0 के कैप आई कैन राइट के कैप इज z अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश। अर्थात p का स्थिति सदिश OP वेक्टर की बात करूं तो वो हो गया x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। लो साहब, आज के बाद मैं ये सब उपयोग नहीं करूंगा, मैं सीधा ये निकालूंगा। जब भी कोई दो बिंदु के बीच स्थिति सदिश निकालना है तो उसका तरीका ये फॉलो करूंगा मैं। लेकिन जब मुझे सिर्फ एक बिंदु का स्थिति सदिश निकालना हो, जैसे दो बिंदु P और Q है, तो उसका स्थिति सदिश के लिए उसे PQ वेक्टर कहा जाता है। परंतु यदि एक ही बिंदु है जैसे P, उसका स्थिति सदिश निकालना है तो उसे OP वेक्टर कहा जाता है। अर्थात दूसरा बिंदु तो है नहीं, एक मूल बिंदु अर्थात O की कल्पना करते हुए हम उसका स्थिति सदिश निकालते हैं। अब उसका स्थिति सदिश यही आ जाता है। बस इसमें क्या करना होता है, इसके आगे आई कैप ऐड कर दो, इसके आगे जे कैप ऐड कर दो, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ये तीनों इसके आगे ऐड कर दो, वही उत्तर आ जाता। आपको इतना करने की जरूरत नहीं। जो चिन्ह इनके बीच है वो लगा दो। देखो यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिया, माइनस होते तो माइनस लगा दिया, तो हम सीधे स्थिति सदिश ज्ञात कर सकते हैं। अब इसकी मैं बात करूं दिशा की और परिमाण की, तो पहले मैं परिमाण की बात तो साथ कर लेता हूं, दिशा की बात बाद में करने वाला हूं सेपरेटली। तो परिमाण का मतलब होता है ओपी वेक्टर का परिमाण ऐसे किया जाता है ना। यहां पर कम दिख रहा है तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं। ओपी वेक्टर यानी ओपी का परिमाण है ये दिस इज द डायरेक्शन। यहां पर डायरेक्शन लेंगे और ये परिमाण है, दिस इज द मैग्नीट्यूड विच वी आर टेकिंग हियर, दिस इज द डायरेक्शन, वी कैन टेक इट in this way or that way. If we are writing OP vector then we have to take in that way. यदि हम OP वेक्टर ले रहे हैं तो O से P वेक्टर की तरफ होगी, OP वेक्टर, O से P वेक्टर, क्योंकि सदिश का एक रूल है। AB वेक्टर लिखा है तो AB वेक्टर मतलब A से B की ओर, ये जो बिंदु होता है
ये प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु। इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, इसको इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं, इसको ओरिजिन पॉइंट भी कहते हैं, इसको सोर्स पॉइंट भी कहते हैं। ये अंतिम बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है। इसको अंतिम बिंदु, टर्मिनेटिंग पॉइंट, फाइनल पॉइंट और इस प्रकार के नाम इसको दिया जाता है। अब देखिए, तो इसका मतलब ए से बी की ओर दिशा, मान लो ये दो पॉइंट है ए और बी, ए बी वेक्टर का मतलब ए से बी की ओर, तो मैंने ये डायरेक्शन ओपी वेक्टर अर्थात ओ से पी की ओर लगा दी। अब इसीलिए तो ये x2 y2 z2 हुआ, ये x1 y1 z1 हुआ, इसलिए इसका इसमें से घटाया, देखो इसमें से घटाया, ठीक है। अब ये परिमाण की बात करूं ओपी वेक्टर की, तो ये हमेशा होता है अंडर रूट ऑफ आई कैप के गुणांक का होल स्क्वायर। आई कैप के गुणांक का होल स्क्वायर x है, तो x का होल स्क्वायर। ये नेगेटिव में है तो नेगेटिव का होल स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाता, इसलिए हम डायरेक्टली उसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं। y कैप, y जे कैप अर्थात जे कैप के गुणांक का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर, अर्थात ये फॉर्मूला होता है, ये ओपी वेक्टर का परिमाण है। इस ओपी वेक्टर के परिमाण को ओपी भी लिख सकते हैं। भाई जब या तो वेक्टर लगाओ तो ये दो और बार लगाइएगा, यदि वेक्टर नहीं लगाते तो डायरेक्टली वी कैन राइट ओपी। इट मींस इट इज टेलिंग द वेक्टर मैग्नीट्यूड, दिस इज टेलिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये परिमाण को बताता है किसी वेक्टर के, अर्थात ना तो इस पर वेक्टर लगाए, ना ही मोड ये दोनों हटाकर भी लगाया जा सकता है, तो इस प्रकार आए। तो इसका फॉर्मूला पढ़ा जाए परिमाण का, तो हम अंडर रूट ऑफ आई कैप के गुणांक का होल स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का होल स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का होल स्क्वायर। कभी कोई माइनस में हो तो आप माइनस का होल स्क्वायर ले ले, वैसे तो माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो आप चिन्ह की चिंता नहीं करते हुए भी ले सकते हैं। जैसे माइनस वाई कैप था तो माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही तो हुआ, तो इसका मतलब ये अपन ने ले लिया। मान लो इसके बाद में थोड़ा सा दो बिंदु के बारे में बताऊं फिर दिशा बताऊं। देखो परिमाण तो मैंने स्थिति सदिश के साथ साथ क्लियर कर दिया है। अब कुछ थ्योरी यदि आपको पता नहीं चल पाई तो या कम समझ में आई तो मैं अभी क्वेश्चन करूंगा तो आपको समझ आएगा। देखो कैसे, अब स्थिति सदिश मान लो दो बिंदु के मध्य लूं, अभी तो एक पॉइंट का था, अब 2 पॉइंट ले रहा हूं, 2 पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदु के मध्य ले रहा हूं। जैसे मान लो ये कोई बिंदु ए है, ये कोई बिंदु बी है, इसके निर्देश ए बी वेक्टर है, अर्थात इसका निर्देशांक मैं मान लेता हूं x1 y1 और z1, ठीक है दोस्तों। इसका निर्देशांक अर्थात कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं x2 y2 एंड z2, ठीक है। अब यदि मैं इसको ए बी वेक्टर लिखना चाहूं, ए बी वेक्टर का मतलब होता है कि ए बी वेक्टर का स्थिति सदिश ये फाइनल पॉइंट है, तो इसको ऐसे लिखते हैं ओबी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, अर्थात जो फाइनल अर्थात अंतिम बिंदु होता है उसका स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश। अब ये स्थिति सदिश होता क्या, बी का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष, अर्थात कुछ नहीं होता, आई कैप जे कैप के कैप लगा दो, तो x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। अब देखिए माइनस ओ ए वेक्टर मतलब ओ ए का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश, मतलब कुछ नहीं, सीधा आई जे के लगा दो, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। अब देखिए ध्यान दें, यहां पर घटाने के लिए हम पहले ठीक लिख दें, देखो x आई कैप से आई कैप घटता है, तो देखो x2 आई कैप x1 आई कैप ये अंदर इंटर होगा चिन्ह, तो आपको पता है कि x2 माइनस x1 आई कैप आ जाएगा। आप ध्यान दें x2 माइनस x1, देखो ये माइनस सब में अंदर जाएगा, फिर जे कैप में भी y2 माइनस y1 जे कैप, उसी प्रकार से ये z2 माइनस z1 के कैप, इस प्रकार से आ गया। आज के बाद आप ये स्टेप ना करें तो ही चलेगा, आप सीधे ऐसे करें x2 माइनस x1 का आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप, डायरेक्टली वी कैन डू इट। यदि हम इसका ए बी वेक्टर का परिमाण चाहिए, आपको परिमाण का पता करना, ए बी वेक्टर का परिमाण चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, देन वी कैन राइट ए बी वेक्टर का मॉड्यूलस और वी कैन राइट ए बी ओनली, देन वी कैन नो दैट दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। हम जान सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि ये दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है। इसको लिखने के लिए अंडर रूट वही चीज, इस बार आई कैप का गुणांक x2 माइनस x1 है, तो हमें लिखना होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर
प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, यहां पर आई कैप के गुणांक का होल स्क्वायर किया, प्लस यहां पर जे कैप के गुणांक का होल स्क्वायर किया, यहां पर के कैप के गुणांक का होल स्क्वायर किया, तो ये ऐसे परिमाण निकाला जा सकता है। तो हमने स्थिति सदिश के साथ साथ परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड की भी बातें आपको बता दी है, मैग्नीट्यूड। अब हम थोड़े डायरेक्शन के बारे में जानकारी देते, फिर कुछ क्वेश्चन कराएंगे। 10.1 के सदिश राशियों अदिश राशियों के पहचानने वाले क्वेश्चन तो हम करा चुके हैं, अर्थात वो डायरेक्ट पता ही चल गए आपको। अब 10.1 में सिर्फ एक प्रश्न बचा है, सदिशों के प्रकार को पहचाने। एक डायग्राम देने वाला हूं जिससे कि पहचानना है। तो सदिश के प्रकार को बताने से पहले मैं परिमाण स्थिति सदिश पढ़ा चुका हूं, दिशा थोड़ी पढ़ा देता हूं। दिशा वैसे 3D अर्थात त्रिविम ज्यामिति में डिटेल से पढ़ते हैं, हम वहां पढ़ेंगे, फिर भी थोड़ा सा ज्ञान यहां पर मैं दे दूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि दिशा के बारे में बताने के पश्चात हम कुछ क्वेश्चन लेंगे। वो क्वेश्चन 10.2 के हैं, लेकिन 10.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन को पूरा करने के लिए उसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। तो पहले हम उन प्रश्नों को पूरा करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा दिशा के बारे में जान लेते हैं। तो ये परिमाण और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब मैं बात करता हूं आपके आगे। ये टॉपिक तो हो चुका आपका, ये टॉपिक तो हो चुका। अब अगला टॉपिक है आपका दिशा के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं कि भाई सदिश की दिशा डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए इसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इनकी जानकारी डायरेक्शन कोसाइन से मिलती है। डायरेक्शन कोसाइन इसको हिंदी में दिक् कोज्याएं कहते हैं, दिक् कोज्याएं। और आदि आदि किताबें दिक् कोसाइन भी लिखती है, दिक् कोज्याएं भी कहते हैं। अब ये होती कैसे, वही प्लेन की कल्पना की जाए। 3D 3 अक्ष में ले रहा हूं, 3D में ले रहा हूं। ये मान लो मैंने x अक्ष ले लिया, ये y अक्ष ले लिया, ये z अक्ष ले लिया, और वही बिंदु P ले लिया। सेम टू सेम अलग से इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। x, y और z ये यहां पर एक बिंदु है। अब देखिए इस मूल बिंदु को, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, वी कैन डिनोटेड एज O 0,0,0 and then we can make a line, we can join both the points। हम दोनों बिंदु को जोड़कर एक सदिश प्राप्त करते हैं, जैसे ये OP वेक्टर है। अब ये OP वेक्टर का x के साथ जो कोण होता है वो कोण देख लीजिए, उसको अल्फा कहा जाता है, अल्फा। y से जो कोण है उसको बीटा कहा जाता है, और इस लाइन का z से कोण को गामा कहा जाता है। इनकी आपको मैं जानकारी दूं, अल्फा x धनात्मक x अक्ष का परिणामी सदिश से कोण, x अक्ष के साथ कोण है, x अक्ष के साथ है कोण। बीटा मतलब y अक्ष से बना कोण, y अक्ष का परिणामी सदिश अर्थात उस सदिश से बना कोण, और गामा जो z अक्ष का उस सदिश से बना कोण है। तो यहां पर मैं आपको बात करूं कि ये आता कैसे, तो यहां पर मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं। मान लो ये आपको ठीक दिख रहा है, तो यहां से मैं एक ट्राइंगल लेना चाहता हूं। मान लो ये आपको, इस एरिया को आप ध्यान से देखें। मान लो मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल देता हूं, यहां पर मान लो ये Q पॉइंट आ गया। अब मैं ये आपको एक बार के लिए बाहर खींचता हूं, इस ट्राइंगल को यहां पर लेता हूं। देखिए ध्यान दें, ऐसे ये आ गया। यहां पर जो ये दूरी है ये OP वेक्टर का मॉड्यूलस है, अर्थात ये दूरी को बताता है। ये तो OP वेक्टर है, लेकिन ये जो दूरी है वो OP वेक्टर का मॉड्यूलस अर्थात परिमाण को बताता है। ये बीटा है तो मैं यहाँ बीटा लिख देता हूं। ये 90 डिग्री है, बिकॉज आई एम ड्रॉइंग द परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन द y एक्सिस, देन वी कैन गेट द पॉइंट विच इज नोन एज Q। हम इस पॉइंट को Q के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात यहां पर जो डिस्टेंस होती है, जो इस बिंदु की y एक्स से दूरी y है, देखो ये y ली अर्थात ये y दूरी पर है, अर्थात वी कैन टेक y हियर। अब देखिए कोस बीटा का मान, क्योंकि ये यहां पर जानकारी पता करें तो ये है, आपको बताऊं मैं कि ये y एक्स पर ये इसको डायगोनल को बनाया, तो ये दूरी है ये y है, अर्थात इस y एक्स पर जितनी दूरी यहां से की, तो देखो ये y एक्स पर तो दूरी 0, तो z y में y और 0 इसके निर्देशांक Q के निर्देशांक, क्योंकि y एक्स पर z और x के निर्देशांक तो 0 0 होंगे। और यहां पर ये कह रहा है कि y दूरी तय की है, ये दूरी, ये इस दूरी की मैं बात कर रहा हूं, ये y है, तो ये यहां पर यहां नहीं है, ये यहां दूरी है, तो ये मैंने एग्जैक्टली यहां ली है, तो यहां पर y लिख देता हूं, वो नहीं है। अब देखिए
यहां पर मैं बात करूं तो बीटा एक कोण है, कोण के सामने वाला ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है, कर्ण होता है। तो यह कोस बीटा की मान प्राप्त करूं तो कोस बीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार y है बटे कर्ण ओपी वेक्टर है, जिसको मैं r से बता देता हूं, शॉर्ट में r से लिख देता हूं, तो r हो गया। ये है क्या? r ओपी वेक्टर है। तो देखिए ये देखो y का मान आया, y का मान जो ये कोस बीटा है इसको हम दिक्कुज्जा कहते हैं, एक m दिक्कुज्जा। तीन प्रकार की दिक्कुज्जे हम मानते हैं, l, m और n। ये x अक्ष में x अक्ष की दिक्कुज्जा है, अर्थात x अक्ष से बना कोण है उसकी कुज्जा है, अर्थात कोस अल्फा। परिणामी सदिश का x अक्ष से बना कोण अल्फा, उसकी दिक्कुज्जा कोज्जा l लेते हैं, इसको कोस बीटा और ये कोस गामा, ये तीन दिक्कुज्जाएं होती है कोस गामा। तो मैंने एक कोस बीटा को आपको m को बताया है y बाई l, और इसको m लिखते हैं तो y बराबर mr भी आ जाता है, mr भी आ जाता है। इसी प्रकार यदि अपन देखो y का मान mr है, अर्थात l प्राप्त करना हो तो कोस अल्फा प्राप्त करना है। करेंगे कैसे? m का मान y बाई r, तो हम यहाँ m को लिख सकते हैं y बाई r, और इसको हम लिख सकते हैं z बाई r, और इसको हम लिख सकते हैं x बाई r। r कुछ नहीं है, सिर्फ वो परिमाण है जो वेक्टर दिया उसका परिमाण, और ये उसका x y z है। अर्थात यहाँ पर मैं देखूं तो x बाई r का मतलब हुआ x तो वो खुद बटे परिमाण में तीनों आ जाता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस प्रकार से। तो y में यहाँ y आ जाएगा, नीचे सेम टू सेम, z में यहाँ z आ जाएगा, नीचे सेम टू सेम। तो इस प्रकार से है। और इस दिशा की डायरेक्शन कोसाइन, दिक्कोज्जाओं की और दिग्नुपात की ज्यादा जानकारी हम 13 जो अपना इसके आगे का चैप्टर है 11 चैप्टर 3D त्रिविम ज्यामिति, उसमें मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं, क्योंकि वहां पर इस पर आधारित क्वेश्चंस भी है। यहां पर जो क्वेश्चंस है उसको मैं क्वेश्चंस की सहायता से ही आपको बताने वाला हूं। अब देखिए, मान लो यही दिशा का लास्ट कंसेप्ट बताऊं जिसका काम है, तो मैं बताऊं मान लो 2 पॉइंट वाला है, जैसे ये तो अपन ने 1 पॉइंट वाला किया है, 2 पॉइंट वाला कैसे? जैसे मान लो कि 1 पॉइंट ये है, 1 पॉइंट ये है, तो ये AB था, अभी x1 y1 z1 माना, तो AB वेक्टर क्या आया था? AB वेक्टर आया था x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये 2 बिंदु के मध्य है। और एक बिंदु वाला क्या आया था? OP वेक्टर pxyz था, तो एक बिंदु वाले में OP वेक्टर आया था xi कैप प्लस yj कैप प्लस z के कैप। भाई ये एक बिंदु वाला स्थिति सदिश है, ये 2 बिंदु वाला स्थिति सदिश है, एक में यह आया था, एक में यह आया था। अब जब भी सदिश दिया है, तो i कैप j कैप k कैप के गुणांक दिग्नुपात कहलाते हैं, ये दिग्नुपात कहलाते हैं, जिनको ABC से रिप्रेजेंट किया जाता है। और दिक्कोज्जाएं आपको चाहिए तो इसकी दिक्कोज्जाएं L होगी x2 माइनस x1, अर्थात ये x की जगह है, बटे r मतलब इन सब का परिमाण कैसे निकाला था? AB का परिमाण में आई कैन राइट AB का परिमाण। M कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन AB का परिमाण। और टू फाइंड n वी कैन राइट z2 माइनस z1 अपॉन AB मॉड्यूलस, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर। और इसमें बात करें तो इसमें देखो L अर्थात x एक्स की साइड में जो कोस अल्फा का मान आएगा वो आएगा x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अर्थात दिस इज नथिंग बट r। और m की मान ज्ञात करें तो y अपॉन अंडर रूट में सब कुछ ये तीनों, और n की बात करें तो z अपॉन अंडर रूट में ये तीनों अर्थात r। इस प्रकार से हम दिशा, परिमाण और स्थिति सदिश के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको बताना चाहूं कि कौन से क्वेश्चंस है, तो आप क्वेश्चंस के लिए एनसीईआरटी को साथ रखें। मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर बोलकर आपको बताने वाला हूं। तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन 10.2 का है। 10.2 का क्वेश्चन कहता है कि सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 है, अंतिम बिंदु -5,7 है। कह रहा है कि एक क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का, आप क्वेश्चन नंबर मैं नोट करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रारंभिक बिंदु एक सदिश है जिसका प्रारंभिक बिंदु इनिशियल पॉइंट 2,1 है और अंतिम बिंदु उसमें लिखा है कि अंतिम बिंदु -5,7 है, -5,7 है। ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है। तो बोला इसका स्थिति सदिश ज्ञात करो, इसके अदिश व सदिश घटक बताइए। तो मैं बताता हूं, देखिए AB वेक्टर, अब मैं डायरेक्ट इसको लिखना चाहूं तो क्या होता था x2 माइनस x1,
तो -5 -2 आई कैप, x2 -x1 आई कैप, y2 -y1 जे कैप, यानी 7 -1 जे कैप। अब के कैप है नहीं, मतलब ये 2D में ही सदिश दिया गया है, तो ए बी वेक्टर का स्थिति सदिश आया -7 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ये तो आ गया स्थिति सदिश। अब मान लो इसके सदिश घटक पूछे जाए, सदिश घटक, तो सदिश घटक मतलब वेक्टर कंपोनेंट्स, तो वेक्टर कंपोनेंट्स इसके आते हैं -7 आई कैप कोमा 6 जे कैप, अर्थात ये प्लस माइनस में जो भी है चिन्ह, अर्थात घटकों अलग अलग बताइए, स्थिति सदिश है। अदिश घटक इसका स्केलर कंपोनेंट्स पूछा जाए तो इसके घटक आते हैं -7, यहाँ पर ये माइनस चिन्ह कुछ कुछ किताबें यूज नहीं करती, अर्थात वो कहती है कि डायरेक्शन यहाँ पर जो है ये आई कैप में माइनस आई कैप है, तो -x दिशा में, तो 7 इसका अदिश राशि में तो सिर्फ परिमाण होता है, परिमाण सदैव धनात्मक होता है, तो उनकी भी ठीक बात है। लेकिन एनसीईआरटी -7, अदिश घटक दे रखा है, तो अपन एनसीईआरटी का विरोध ना करते हुए -7, लिख रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चनों पर, 10.2 के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे कि आज पढ़ाई गई थ्योरी का कुछ उपयोग हो पाए, अभी पढ़ी हुई थ्योरी का कुछ उपयोग हो पाए, फिर आगे पढ़ा जाएगा। देखिए क्वेश्चंस क्या है, आप 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए मैं बताता हूं। 10.2 एक्सरसाइज के, देखो मैं पढ़ा 10.1 रहा हूं, सिर्फ 10.1 के लिए मैंने कुछ 10.2 के टॉपिक क्लियर कराए हैं, ताकि 10.1 में आसानी से पढ़ा सकूं। इसके लिए अब मैं 10.2 के कुछ क्वेश्चंस कर लेता हूं, जिसकी सहायता से हम 10.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन फिनिश करेंगे। तो आप वो क्वेश्चन टिक कर लीजिए 10.2 के जो मैंने 10.1 में करा दिए। वो है क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा है कि एक वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका परिमाण निकालिए। मैं बताऊं ये प्रश्न है आपका, अब आंसर में लिखता हूं, इसका परिमाण निकालना है। परिमाण के लिए अपन को जानकारी है कि ए वेक्टर का परिमाण चाहिए, तो अंडर रूट ऑफ आई कैप के गुणांक का होल स्क्वायर, आई कैप जे कैप के कैप का तीनों का गुणांक +1 है, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस 1, अर्थात सबका 1 होता है, अंडर रूट 3 उत्तर आ गया, तो ये परिमाण हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया। अब इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं, दोनों ही ऐसे ही प्रश्न है, तो आप उनको भी कर सकते हैं। जैसे इसका एक और पार्ट दिया हुआ है कि परिमाण निकालें बी वेक्टर का 1/√3 आई कैप, ऐसे करके 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। हो सकता है यहाँ माइनस दे दे, मैं ये ले रहा हूं, तो इसका उत्तर देखें, तो बी वेक्टर का परिमाण देखें, तो देखो इसका होल स्क्वायर 1/3 प्लस इसका होल स्क्वायर 1/3 और इसका होल स्क्वायर 1/3 और अंडरूट में 1/3 को जोड़े तो 1 हो गया, अंडरूट 1 होता है। यहाँ पर यदि माइनस भी दे दे, प्लस माइनस तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात माइनस अंडरूट 1/3 का होल स्क्वायर माइनस अंडरूट 1/3 का होल स्क्वायर भी 1/3 प्लस में ही होता है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप पढ़िए 10.2 का दूसरा सवाल। 10.2 के दूसरे सवाल में लिखा है कि समान परिमाण वाले दो सदिश विभिन्न सदिश लिखिए। अब देखो 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए, दो विभिन्न सदिश लिखिए। अब देखो सदिश है और विभिन्न सदिश कहा गया है और परिमाण समान होना चाहिए। We have to write the two different vectors which has equal magnitudes, मतलब उनका मैग्नीट्यूड समान है। इसका मतलब वो विभिन्न कैसे होंगे, मैं तुम्हें आंसर में बताऊं कि देखो सदिश में दिशा और परिमाण दोनों होती है, सदिश में दिशा और परिमाण होता है, तो इसमें विभिन्न सदिश परिमाण तो समान है, दिशा विपरीत है, दिशा अलग है, अर्थात ए वेक्टर ले सकता हूं मैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। देखिए इसका जो परिमाण है वो है √3, कोई बात नहीं। ऐसा ही एक और ले लेता हूं बी वेक्टर आई कैप, मैं इसका चिन्ह चेंज कर देता हूं, चिन्ह चेंज करते ही दिशा चेंज हो जाती है। मैंने कहा था कि परिमाण पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि इनके गुणांक बदल ना जाए और तीनों का वर्गों का योग अलग ना आ जाए, तो ये भी √3 ही आ जाता है। लेकिन इसकी दिशा में फर्क पड़ गया, कैसे? इसकी दिशा L निकालें, इसका एलिमेंट निकालें तो इसका L आता है, देखो इसका गुणांक 1/√3, M भी आ गया 1/√3
और n भी आ गया 1/√3। आया कैसे भाई, ये होता है x अपॉन उसका मॉड्यूलस a बार तो a का मॉड्यूलस √3, ये इसका गुणांक अपॉन ये, इसका गुणांक अपॉन ये। b का मैं जब एलिमेंट निकालूं तो l आएगा 1/√3, करेक्ट है। इसका देखो, ये देखो माइनस चिन्ह आ जाएगा, था m का मान आया -1/√3 और n का मान आया 1/√3। देखो ये डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो गया। आज के बाद तुम्हें समान परिमाण वाले दो विभिन्न वेक्टर पूछे तो सिर्फ आप इनमें चेंज कर देना, चिन्ह में बदल देना, आपका काम हो जाएगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है जो मैं यहां पर कराना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है, उसमें कहा है कि समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश बताइए, दो विभिन्न सदिश। इसका मतलब इस बार समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश पूछे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दिशा समान है। विभिन्न सदिश कैसे हुए? इसका मतलब ये रहा होगा कि उनका परिमाण अलग अलग हुआ होगा, दिशा समान होनी चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, ए वेक्टर लिख लेता हूं वही i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, लेकिन यहां पर उसी दिशा में अर्थात बी वेक्टर को मैं 2 से गुना कर देता हूं, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। जब मैं इनका परिमाण निकालता हूं तो इसका एक का परिमाण √3 आता है। इसका परिमाण में जब निकालने की कोशिश करता हूं, कैसे निकालेंगे? इनके गुणांक के वर्गों का योग। तो देखो 4 + 4 + 4 ये 12 आएंगे, 12 को ओपन करेंगे तो 4√3 आ गया, मान लो 4√3 आ गया। 12 को 4 3 12 लिखते हैं, 4 का 2 बार आ गया, 4 का 2 बार आ गया, ठीक है 2√3 आ गया। अब ध्यान दें, परिमाण देखो अलग अलग है, दिशा समान है। देख लो इसकी L निकालूं तो 1/√3, इसका भी 1/√3, इसका भी 1/√3, इसका 2/√3। देखो समान दिशा हो गई, परिमाण तो अलग अलग है, दिशा समान होगी। देखो 2/2√3, 2 से 2 कट गया 1/√3, इसका भी 1/√3, इसका भी 1/√3, यानी दिशा समान है, परिमाण अलग अलग है। तो मैंने 3 क्वेश्चन आपको 10.2 के करवा दिए। आप 10.2 का 12वां क्वेश्चन पढ़ें। 10.2 का 12वां प्रश्न आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अभी आज पढ़ाए हुए टॉपिक पर आधारित है, अभी तक जो बात की है उस पर आधारित प्रश्न है। तो आप एक बार उसको क्वेश्चन नंबर 12 देखें। 10.2 एनसीईआरटी का, 10.2 एनसीईआरटी का आप क्वेश्चन नंबर 12 देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सदिश i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप का दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए, के दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए, दिक कोसाइन ज्ञात करें, दिक कोसाइन ज्ञात करें। थोड़ा मैं फास्ट तो नहीं हो रहा हूं पढ़ाने में, थोड़ा फास्ट तो नहीं चल रहा हूं क्योंकि कंटेंट जल्दी करवाना है, तो थोड़ा मैं स्पीड ठीक ठाक मेरी चल रही है। मैं ऐसा लेकर चल रहा हूं कि कुछ बच्चे पहली बार भी देख रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे रिवीजन भी कर रहे हैं। दोनों को ध्यान में रखते हुए मैं ये ले रहा हूं। अब देखिए ध्यान दें, कभी भी आंसर देता हूं, मैंने आपको बताया था ये सदिश दिया है, मान लेता हूं ये वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। मैंने कहा था जब भी वेक्टर दिया रहे तो इसका जो गुणनफल है, ये जो गुणांक है 1 2 और 3, ये दिग अनुपात है। होते क्या है दिग अनुपात, होती क्या दिक को जाए, ज्यादा जानकारी हम त्रिविम ज्यामिति में मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन फिर भी बताऊं कि ये दिग अनुपात है। अपने को दिक कोसाइन पूछा तो दिक कोसाइन अपने को निकालना आता है कैसे, x है, y है, z है। तो a का परिमाण निकाल लेता हूं, उसकी जरूरत है मुझे, वो है √ऑफ इसका होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1, 2 का होल स्क्वायर 4, 3 का होल स्क्वायर 9, 9 4 13 √14 अर्थात √14 इसका हो गया। अब देखिए दिक कोसाइन l निकालना है, अर्थात इसको कोस अल्फा कहा जाता है। वो निकालते कैसे हैं, x i कैप में इसका गुणांक 1 अपॉन √14r। भाई कैसे आता है x अपॉन r, m कैसे निकालेंगे, m कोस बीटा का मान आता है y का गुणांक 2/r, अर्थात r, ये जो r है अर्थात ये मैग्नीट्यूड है, तो ये √14। n का मान ज्ञात करूं तो कोस गामा है, इसको कोस गामा भी लिखा जा सकता है, इसका उत्तर 3/√14। एक रिलेशन होता है एलिमेंट में, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, मैं बता दूं, l² प्लस m² प्लस n² इक्वल टू 1। वी कैन ऑल्सो राइट एज ए cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। वी कैन रिमेंबर दिस रिलेशन, अपन याद कर सकते हैं, और इसका डेरिवेशन और चीजें अपन त्रिविम ज्यामिति में बात करेंगे।
अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है, तो आप एक बार इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके पश्चात एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, फिर अपन कुछ और थ्योरी लेकर इस सेशन में सदिशों के प्रकार की ओर बढ़ाएंगे। तो देखिए दोस्तों, दो बिंदु दिए हुए, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़े आप, 12th एनसीईआरटी का 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 पढ़े। लिखा है कि बिंदु 1 2 3 -1 2 1 को मिलाने वाली रेखा ए से बी की तरफ दिष्ट हो रही है, तो दिक्कोसाइन ज्ञात कीजिए। अर्थात ये दो बिंदु वाला दिक्कोसाइन है, यहां पर जगह है तो कर देता हूं। 13वां क्वेश्चन कहता है कि दो बिंदु है, एक ए है एक बी है। ए के निर्देशांक दिए हैं 1, 2, 3 और बी के निर्देशांक दिए हैं -1, -2, 1। ए से बी की ओर दिष्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कोई सदिश है 1, 2, 3, वो ए से बी की तरफ दिष्ट है, अर्थात दिशा है, और बी के निर्देशांक -1, -2, 1 दिए गए हैं। लिखा है कि दिक्कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो ए बी के दिक्कोसाइन ज्ञात करें तो पहले x2 - x1 ज्ञात करना जरूरी है। तो ए बी वेक्टर के मैं स्थिति सदिश ज्ञात कर लूं तो आपको पता है x2 - x1 1 -1 -2 i कैप, फिर देखो -2 -4 j कैप, 1 -3 -2 के कैप, ये आ गया आपका स्थिति सदिश। अब देखिए, मुझे यदि x का गुणांक ये हो गया, y का ये माइनस के साथ हो गया, z का ये हो गया, मुझे AB के परिमाण की भी जरूरत पड़ेगी। लो, तो इसका मतलब ये हो गया √(-2 का होल स्क्वायर 4 प्लस -4 का होल स्क्वायर 16 और -2 का होल स्क्वायर यानी 4, ये √24 हो गया। आपको ध्यान हो, √24 को हम लिख सकते हैं 2√6। भाई 6 गुना 4 लिखते हैं, 4 का √ तो 2 होता है, 6 का होता नहीं है, 2√6। अब देखिए, इसमें आपको दिक्कोसाइन ज्ञात करना, तो L होता है x2 - x1, अर्थात ये मान आया है ना -2 अपॉन 2√6 काट दो तो ये आ गया 1 -1/√6। m का मान आता है ये मान लिख दो -4 अपॉन 2√6, वी कैन कट इट, हम सरल कर सकते हैं -2/√6। एंड n की मान ज्ञात करें तो ये लिखे z अपॉन r, अर्थात मॉड्यूलस -2 अपॉन 2√6। इट मींस वी कैन कट इट एंड वी कैन सिंप्लीफाई कर सकते हैं -1/√6। तो यहां पर ये तीनों एलिमेंट का मान आया। ये दिक्कोसाइन है जिसके बारे में जानकारी पूछ रहा था। अब अपन टाइप 2 पर मूव करते हैं। टाइप 1 अपन ने पढ़ा था सदिश राशियों और अदिश राशियों का वर्गीकरण। टाइप 2 में घुसने से पहले अपन ने पोजीशन वेक्टर, परिमाण और दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब दोस्तों हम टाइप 2 सदिशों के प्रकार पर चलते हैं। सदिशों के प्रकार के प्रश्न हम 10.2 में ही लेंगे। बस 10.1 के सवाल कराने के लिए सदिशों के प्रकार को थोड़ा थोड़ा मैं बताने वाला हूं, उनकी डेफिनेशन बताने वाला हूं। तो अपन अब अगला टॉपिक लेते हैं, सदिशों के प्रकार। देखिए ध्यान दें, सदिशों के प्रकार, यहां पर अगला हेडिंग लेता हूं सदिशों के प्रकार। इनको मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, सिर्फ बोलूंगा टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, बहुत से टाइप के सदिश होते हैं। जैसे पहला मैं बात करूं शून्य सदिश की। शून्य सदिश जिसको कहा जाता है जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, वॉइड वेक्टर, इस प्रकार की चीजें कहा जाता है। तो शून्य सदिश या जीरो वेक्टर, इसको ओ वेक्टर से बताया जाता है। मैं बताऊं, ऐसा सदिश जिनका परिमाण शून्य होता है, अर्थात दिस टाइप ऑफ सदिश, ये देखो ये बिंदु, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए से ए की तरफ ही, ए वेक्टर, अर्थात ए से ए की ओर ही जा रहा है। या जीरो वेक्टर भी, ओ वेक्टर भी लिखा जा सकता है। ए वेक्टर मतलब ए से ए की ओर, अर्थात ये ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो। इस सदिश को ओ वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी दिशा कोई निश्चित दिशा नहीं होती। सदिश क्यों कहा जाता है दिशा नहीं होती? तो परिमाण तो शून्य होता है और दिशा होती ही नहीं है। जीरो सदिश कह रहे हो आप, तो इसमें दिशा कोई भी ली जा सकती है, अर्थात निश्चित नहीं होती। आप कह सकते हो इसकी कोई भी दिशा बता सकते हैं। इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु संपाती होता है, अर्थात वही प्रारंभिक बिंदु है वही अंतिम बिंदु है। तो ये शून्य सदिश है, इसके बारे में इतनी जानकारी मोर देन इनफ है। मात्रक सदिश या इकाई सदिश, मात्रक सदिश या इकाई सदिश, इसको अंग्रेजी में यूनिट वेक्टर कहा जाता है।
यूनिट वेक्टर, इस पर बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, हम 10.2 में डिस्कस करने वाले हैं। इसे एक तो ए वेक्टर का मात्रक सदिश ए कैप से प्रदर्शित किया जाता है, ए वेक्टर का मात्रक सदिश ए कैप से प्रदर्शित किया जाता है। इसका परिमाण सदैव ए कैप का अर्थात मात्रक सदिश का परिमाण एक होता है। इट हैज वन मैग्नीट्यूड, ये एक परिमाण, इसका परिमाण एक होता है मात्रक सदिश, जिसे ए कैप या भाटा कैप से प्रदर्शित किया जाता है। भाटा मतलब कोई भी चीज है उस पर कैप लगा दे तो वो मात्रक सदिश को बताता है। ए सदिश का मात्रक सदिश ए कैप, बी वेक्टर का मात्रक सदिश बी कैप, और इसका परिमाण एक होता है। इसके बारे में कुछ सवाल है, जैसे ए कैप हमें पता करना हो, ए कैप हमें पता करना हो, भाई ए कैप हमें पता करना हो तो मॉड्यूलस ए कैप हमें पता करना हो तो ए वेक्टर अपॉन ए का परिमाण, इस प्रकार से किया जाता है, इस प्रकार से। लेकिन इस सूत्र को अपन बाद में काम में लेंगे, अभी मैं सिर्फ 10.1 का प्रश्न कराने के लिए थोड़ा सा पढ़ा रहा हूं। ये ए की दिशा में मात्रक सदिश है, ये ए सदिश है, ये ए सदिश का परिमाण है। ये यहां पर आपको पता हो तो मैं थोड़ी सी चर्चा आई कैप की करूं तो आई कैप का मतलब आई कैप अर्थात आई वेक्टर अपॉन आई वेक्टर का परिमाण, इसका परिमाण तो एक होता है तो हटा देता हूं। देखो आई वेक्टर बराबर आई कैप हो गया, इसीलिए मैं वहां पर कह रहा था कि आई कैप को आई वेक्टर, जे कैप को जे वेक्टर और के कैप को के वेक्टर लिख दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब देखिए आगे, तीसरा होता है सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश हिंदी में थोड़ा अजीब नाम है, सह आदिम सदिश, लेकिन अंग्रेजी में इसका स्पष्ट नाम है को इनिशियल वेक्टर। ऐसे दो सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु समान हो, ऐसा वेक्टर सह आदिम को इनिशियल, को मतलब एक होना, इनिशियल एक इनिशियल, जैसे ये ए वेक्टर है, कोई सदिश ए वेक्टर है, ये सदिश बी वेक्टर है। देखो इनका प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु है दोनों का, ये प्रारंभिक बिंदु ये समान एक ही है तो इसको सह-आदिम सदिश कहा जाता है। फोर्थ, समान सदिश ऐसे दो सदिश जिनकी दिशा व परिमाण समान होते हैं, दिशा व परिमाण समान होते हैं, परिमाण समान होते हैं। ऐसे दो सदिश समान सदिश कहलाते हैं जिनकी दिशा भी समान हो, परिमाण भी समान हो। मैं तो कहता हूं कि दिशा और परिमाण इतना निकालने से अच्छा है कि ए वेक्टर मान लो दिया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और मान लो बी वेक्टर दिया है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और ये दोनों दिए हुए हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे समान वेक्टर को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूं, बोल दिया कि ये दोनों समान वेक्टर है, इसका मतलब इसका परिमाण और दिशा समान होनी चाहिए, तो परिमाण और दिशा क्यों ही निकालो, बस आई कैप का गुणांक आई कैप के बराबर कर दो, जे कैप का गुणांक जे कैप के बराबर कर दो, तो x बराबर 2 आ गया और y बराबर 3 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी दो सदिश हो गए, आई कैप का आई कैप के साथ गुणांक, बी कैप का आई कैप का गुणांक आई कैप के साथ बराबर होगा, जे कैप का जे कैप का के कैप का गुणांक के कैप के गुणांक के बराबर होगा, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली उनका परिमाण और दिशा समान हो जाएगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप तो डायरेक्टली इनको समान कर सकते हो, दिशा और परिमाण ऑटोमेटिकली समान हो जाएंगे। अब पांचवा देखो सरेख सदिश यानी कोलिनियर वेक्टर, ऐसे वेक्टर जो एक ही रेखा के, ऐसे वेक्टर सदिश सरेख बिंदु अलग होते हैं, सरेख सदिश अलग होते हैं। सरेख सदिश एनसीईआरटी की लाइन को मैं दोहराता हूं कि वे सदिश जो एक ही रेखा के समांतर होते हैं सरेख सदिश कहलाते हैं। जैसे दो सदिश है, एक ए वेक्टर है मान लो और एक बी वेक्टर है, ये दोनों सरेख तब होंगे जब इस शर्त का पालन करेंगे, बी वेक्टर बराबर लेमडा ए वेक्टर, अर्थात बी वेक्टर बराबर लेमडा ए वेक्टर। ये फॉर्मूला भी आगे 10.2 के प्रश्नों को हल करने के लिए काम में लेंगे, अर्थात सरेख सदिश और मात्रक सदिश। ये अपन 10.2 में इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा वहां पर भी पढ़ लेंगे। यहां पर का मतलब लेमडा का मतलब हुआ लेमडा कोई अदिश राशि है, कोई अदिश राशि है। जैसे मान लो ए वेक्टर आ गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, और मान लो यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर 3 आ गया। बी वेक्टर मान लो आ गया 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप, तो इसमें 2 कॉमन ले लूं तो 2 कॉमन लिया तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब देखो ध्यान दे, ये तो वापिस ए वेक्टर आ गया, ये 2 ए वेक्टर अर्थात दिस इज द वैल्यू ऑफ लेमडा, और 2 ए वेक्टर अर्थात ए वेक्टर में बी वेक्टर सरेख है। इस प्रकार से किया जा सकता है। अब एक लास्ट है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, छठवां मैं यहां पर बता देता हूं, 6 नंबर का है
नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ऋणात्मक। ठीक है, मैं मिटाकर अच्छे से इसको बताता हूं थोड़ा सा, फिर अपन एक 10.1 का अंतिम प्रश्न करेंगे। ये नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का ज्यादा लेना देना तो नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। तो 6वीं टाइप का है ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर या नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ये करने के लिए जैसे कोई भी वेक्टर है, देखो इतना ए बी वेक्टर, इसको मान लो मैंने लिख दिया ये ए बी वेक्टर है। अब मान लो इतनी परिमाण कार इधर दिशा पलट दे, परिमाण सेम टू सेम है भाई। इसका परिमाण मान लो आर है, तो इस बी ए वेक्टर कहते हैं इसको। देखो ये ए बिंदु था, ये बी बिंदु, ए बी वेक्टर है, ये बी बिंदु है, ये ए बिंदु है, तो इसको बी से ए की तरफ है तो बी ए वेक्टर कहा जाता है। इसका भी परिमाण आर है, लेकिन दिशा ऑपोजिट है, अर्थात दोनों के बीच में पाई अर्थात 180 डिग्री का कोण है, तो इसको नेगेटिव अर्थात इसको जब पलट दिया जाए, परिमाण को समान परिमाण रखते हुए दिशा को विपरीत कर दी जाए, परिमाण समान रखते हुए दिशा को विपरीत कर दिया जाए, तो ये ऋणात्मक सदिश कहलाता है। तो अब अपन एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 10.1 का, ये अंतिम प्रश्न अपन लेने वाले हैं कि एक सदिश है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर का एक आयत के रूप में या वर्ग के रूप में एक चित्र दिया गया। तो अब उसको मैं यहां पर बनाता हूं। वो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्वेश्चन नंबर 4 या 5 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है। लिया है कि सदिशों को पहचानिए, आपको ये सदिश पहचानना है। ये सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर ले रहा हूं। देखो ये कह रहा है कि ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, सी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, और ये ऐसे ही डी वेक्टर है, डी वेक्टर है। ए वेक्टर इधर मुंह किया हुआ इतनी दूरी का, ये बी वेक्टर है, और ये सी वेक्टर है, और ये डी वेक्टर। यहाँ बी वेक्टर डी वेक्टर के जो परिमाण है वो समान है, ए वेक्टर सी वेक्टर का परिमाण समान है। फिर बोला कि बताओ कौन कौन से सदिश, 3 बातें पूछी गई है। क्या क्या पूछी गई है? सआदिम सदिश बताओ, समान सदिश बताओ, सरेख सदिश बताओ, परंतु असमान हो। कहने का मतलब पहले पूछा सआदिम सदिश है क्या कोई? सआदिम सदिश का मतलब होता है ऐसे दो सदिश जो, इसको अंग्रेजी में को इनिशियल वेक्टर कहा जाता है। टू वेक्टर विच हैज सेम सोर्स पॉइंट, दो ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु समान हो। यहाँ पर कौन से दो सदिश है जिनका प्रारंभिक बिंदु समान हो, बताइए। यहाँ पर देखिए प्रारंभिक बिंदु इसका यहाँ है, इसका, लेकिन इसका खत्म अर्थात अंतिम बिंदु है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो कौन सा बिंदु है जिसका प्रारंभिक बिंदु 1 लिया गया है? अर्थात देखिए ये यहाँ पर ये लाओ, इसका प्रारंभिक बिंदु भी यही है और इसका प्रारंभिक बिंदु भी यही है, यानी ए वेक्टर व डी वेक्टर सआदिम है। सआदिम सदिश ए वेक्टर व डी वेक्टर है। ए वेक्टर व डी वेक्टर अर्थात दोनों का समान ही प्रारंभिक बिंदु है, सआदिम सदिश। बी कह रहा है कि समान सदिश है क्या कोई? दो सदिश समान सदिश है क्या, यानी इक्वल वेक्टर है क्या? अंग्रेजी में से इक्वल वेक्टर कहा जाता है, यानी कोई इक्वल वेक्टर है क्या, समान सदिश है क्या? तो यहां पर देखिए ऐसे जिनकी दिशा भी समान हो, परिमाण भी समान हो। देखो परिमाण तो इनका भी समान है, इसका भी समान है, लेकिन इसकी दिशा देखो विपरीत है और इसकी देखो दिशा समान है। तो इसका मतलब दिशा समान है, यानी बी वेक्टर और डी वेक्टर समान है, और इसको ऐसे बराबर का चिन्ह भी लगा सकते हैं, बी वेक्टर और डी वेक्टर समान सदिश है। तीसरा पूछा गया सरेख हो लेकिन असमान हो, वह असमान। अब सरेख का मतलब होता है, एनसीईआरटी लिखती है कि सरेख का मतलब होता है, सरेख सदिश का मतलब होता है कि ऐसे सदिश जो एक ही रेखा के समांतर हो। तो ऐसे दो सदिश जो एक ही रेखा के समांतर हो। असमान का मतलब है समांतर तो हो लेकिन दिशा विपरीत हो। देखो एक तो ये समांतर होना और एक ये समांतर होना, अर्थात ये समांतर तो है लेकिन विपरीत दिशा में है। ये समांतर है, समदिश है, ये विषमदिश है, अर्थात विषमदिश का मतलब अलग अलग विपरीत डायरेक्शन है। समदिश मतलब एक ही दिशा, ये विपरीत इसको कह रहा है। अर्थात इसका कौन सा है, देखो ये दोनों तो एक दिशा में है, तो सरेख भी है और समान भी है और समदिश भी है। लेकिन असमान का मतलब हुआ, सरेख व असमान का मतलब हुआ, देखो ये समांतर तो है लेकिन विपरीत दिशा में है। अर्थात ए वेक्टर व सी वेक्टर सरेख है परंतु असमान है। इस प्रकार से अपन ने यहां पर पूरा किया है 10.1 एक्सरसाइज को। 10.1 के पूरे प्रश्न कर लिए हैं। 10.1 के अतिरिक्त 10.2 के वो क्वेश्चंस कर लिए हैं जिनका आवश्यकता अपने को 10.1 के लिए थी।
10.1 के प्रश्नों को करने के लिए जितनी आवश्यकता 10.2 की थ्योरी की थी उतनी पढ़ी और उनसे रिलेटेड 10.2 के भी कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी 10.1 खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की क्लास? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। कमेंट में आप हमें फीडबैक अवश्य दें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे और अगली क्लास के लिए हम एनर्जी बिल्डअप कर सके। और कल हम फिर इसी वक्त शाम को 8 बजे से 9 बजे गणित का एक और लेक्चर लेकर आने वाले हैं। तो आज की क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जिंदा रहे तो फिर कल 8 से 9 बजे के बीच मिलेंगे। ओके, थैंक यू, गुड लक।